डॉन मार्शल और कर्नल कॉलोनल कर्नल मैक। मैके। ठीक है, हाउसेस के बारे में मोंजोदारो उसका नाम क्या है? मोंजोदारो का मतलब द हीप ऑफ डेट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, तो टाउन जो है उसके कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग उसकी बेस्ट मानी जाती है। घर जो है वो अच्छी ऊंचाई पे बने हुए थे, वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ। प्लिंथ यानी कि एक अच्छी ऊंचाई पे, ताकि फ्लड्स और डैम्पनेस ना आए उन घरों में। जो रिच लोग थे उनके मकान डबल स्टोरीड थे, 5 to 7 रूम्स थे। जो पुअर लोग थे उनकी सिंगल स्टोरीड थी, 2 to 3 रूम्स उनके घरों में हुआ करते थे। टाउन एक फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से अच्छी दीवार, मजबूत दीवार बनी हुई थी। मेन एंट्रेंस हमेशा साइड लेन्स में खुलते थे, मेन रोड्स पे नहीं खुलते थे। स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम्स के भी कुछ सबूत मिले हैं। एंड डोर एंड विंडोज़ का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अब रोड्स की बात करें तो रोड्स काफ़ी अच्छे बने हुए थे वहाँ पे। रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड्स। हर एक रोड कम से कम 9.75 मीटर वाइड हुआ करता था, यानी लगभग 10 मीटर चौड़ा। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल्स। और ओके, देखो जो रोड्स थे वो भी एक दूसरे को एकदम राइट एंगल्स पे ही उनके एक दूसरे को टच करते थे। सपोज़ मैं यहाँ पे जो छोटे रोड हैं वो रेड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे रोड्स हैं, यानी स्मॉल गलियों वलियों में जो रोड्स होते हैं वो, और जो बड़े हैं वो ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे छोटे रोड्स हो या बड़े रोड्स हो, वो एक दूसरे को हमेशा राइट एंगल्स पे ही ज्वाइन होते थे। कभी भी, जैसे हमारे आप देखोगे तो कर्व्स होते हैं कई जगहों पे, है ना। ऐसे कर्व से क्या प्रॉब्लम होती है? एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कर्व में आपको दिखता नहीं है पीछे के साइड का। तो इसकी वजह से ये जो रोड्स थे वो काफ़ी अच्छे तब के टाइम से कंस्ट्रक्टेड थे। हमेशा छोटे से छोटा रोड चाहे बड़े से बड़े वाले रोड पे भी टच करेगा तो भी एकदम राइट एंगल पे ही उसकी कटिंग होगी, ठीक है। इंटरसेक्शन हमेशा राइट एंगल पे हुआ करता था। और रोड्स 10 मीटर लंबे थे, मतलब कम से कम 3-4 व्हीकल्स जो है वो एक साथ जो है वो आराम से पास हो सकते थे, सेम एट द टाइम। पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट, ठीक है। जो हमें सबूत मिले हैं उनमें जो रोड्स हैं उसके आसपास कुछ गड्ढे बने हुए हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे। तो इससे पता चलता है कि जैसे अभी हम लाइट्स लगा देते हैं रोड्स के साइड पे, है ना, प्रॉपर डिस्टेंस पे लाइट लैंप्स लगे होते हैं। ये उस टाइम पे शायद लैंप पोस्ट हुआ करते थे जहाँ पे मशालें वगैरह लगी हुई होंगी, ताकि रात में भी लोग आ जा कर सकें। रोड्स हमेशा स्ट्रेट मेन रोड्स थे, टर्न्स उनमें इतने जो कर्व्स होते हैं वो नहीं हुआ करते थे। देयर वर 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड्स थे, एक नॉर्थ टू साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट जाने वाला। और बहुत सारे छोटे छोटे और रोड्स थे जो इनको राइट एंगल पे कट करते थे। आया समझ में? रोड्स का सिस्टम समझ में आया? यस सर। यस कितने सर। मीटर वाइड रोड था? 9.75, अराउंड 10। 9.75 मीटर रोड वाइड्स हुआ करते थे। और ख़ासियत क्या थी कि हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते थे। एंड कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पे पिट्स बने हुए थे, गड्ढे। इससे सजेस्ट होता है कि शायद लैंप पोस्ट वहाँ पे बने हुआ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इसका काफ़ी अच्छा प्लानिंग किया हुआ था। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम
such drainage system was found nowhere except the island of Crete in Mediterranean Sea. ठीक है, जो हम एक्सकेवेशन से हमें सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत पूरी दुनिया में पिछले 100-200 साल पहले जो एक्सकेवेशन वर्क्स स्टार्ट हुए थे, उसमें हमें बहुत पुराने पुराने टाउन्स ऑल ओवर वर्ल्ड मिले हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही थे, पूरी दुनिया में जो एक्सकेवेटेड टाउन्स मिलते हैं, यानी जो ज़मीन खोद के टाउन्स मिले हैं, उनमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम पूरी दुनिया में कहीं नहीं था एक्सेप्ट एक जगह पे, आइलैंड ऑफ क्रीट इन मेडिटेरियन सी. दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन. ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, मतलब गटर लाइन तरीके से, एक पूरा जो भी आप पानी कहीं पे भी अपने घर पे फेंकते हो नाली के रास्ते, वो एक ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है. ठीक है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि पूरा जो ड्रेन डर्टी वाटर है वो पूरा टाउन से ही सीधा बाहर जाएगा. ईच एंड एवरी हाउस हैड ए सेस पिट. सेस पिट मतलब एक नाली टाइप बना हुआ होता था, सेस पिट. दिस प्लान सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन. इतना अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम अगर बनाया हुआ है, मतलब उनको अपनी हेल्थ की और अपनी हाइजीन की फ़िक्र ज़रूर रहती होगी. चलो फिर है पब्लिक बाथ्स. सो अ ह्यूज बाथ वॉज एक्सकेवेटेड. जो हमें सबूत मिले हैं उनमें एक बहुत बड़ा पब्लिक बाथ भी हमें मिला है, और वहाँ पे फ्रेश वाटर आने का और डर्टी वाटर निकलने का भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ मिला था, उसके सबूत मिले हैं. सो देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. ठीक है, फेस्टिवल्स में जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, या रिलीजियस सेरेमनी में जब किसी बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं हमारे टाउन में, तो उनके लिए ये पब्लिक बाथ की फैसिलिटी जो है वो वहाँ पे बनी हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स भी थे टू चेंज द क्लोथ्स, एंड हॉट वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी. Public buildings. The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a सर town hall. हाँ कहिए. ये सर सब ओपन एयर में होता था. ओपन? ओपन एयर में होता था. नहीं नहीं, क्लोज्ड भाई. ओपन एयर में क्यों होगा? तो सर हॉट वाटर ऐसे ठंडा नहीं हो जाता होगा. नहीं नहीं, क्लोज्ड क्लोज्ड. न्यूज़ में भी ओपन एयर थी. नहीं, क्लोज्ड. उसका सिस्टम फिर कभी याद दिलवाना, डिटेल में समझाऊंगा. अभी मैं इस इतने छोटे से सर्कल में वो समझा नहीं सकता. एक सिस्टम समझाऊं तो समझो कि पानी की टंकी जैसे, पानी एक स्टोर्ड है, ठीक है. नीचे से एक भट्ठी की तरह बनाया जाता है, जहाँ पे आप लकड़ियाँ या कोल डाल के जलाना शुरू कर दो उसको. उसकी हीट जो है वो एक पाइप से उस टंकी तक पहुँचाते थे, तो उसकी जो गर्माहट है, उस गर्माहट की वजह से उस टंकी का पानी गर्म हो जाएगा, या जहाँ भी पानी स्टोर्ड है वो गर्म हो जाएगा. तो सर वो पाइप जलता नहीं था? नहीं, पाइप क्यों जलेगा? क्यों, उसका पाइप जो आग में आएगा तो स्टीम जलेगा आएगी, नहीं? जो उसकी स्टीम, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह तो नीचे जल रही है, फिर थोड़ा ऊपर से एक पाइप स्टार्ट होगा लकड़े का या जो भी, अब उसका धुआं उसके अंदर जाएगा. पूरी आग उसके अंदर नहीं जलानी है, ठीक है. उस आग का धुआं जो स्टीम निकलेगा, वो स्टीम जो है वो उस पाइप के थ्रू उस वाटर में जाके गर्म होता है वो पानी. Okay, so there might have been facility for hot water and small room for changing the clothes. Public baths might have been used for festivals and religious ceremonies. पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है, उस टाइम पे दो बिल्डिंग्स वहाँ पे हमें मिली हैं, जो टाउन हॉल या तो फिर थिएटर की तरह यूज़ होती होंगी. थिएटर मतलब जैसे सलमान खान की मूवी नहीं रिलीज़ होती वहाँ पे, थिएटर का मतलब है नाटक करते थे ना लोग, जो जैसे रामलीला या तो फिर महाभारत के जो ड्रामा. नाटक लोग दिखाते थे, तो वो थिएटर में वो परफॉर्म होता था.
ओके, सो टाउन हॉल या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है वो, कि पूरे टाउन की मैनेजमेंट जो है वो वहाँ से होती होगी. द बैरक्स ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट. इन बिल्डिंग्स में बैरक्स भी बने हुए थे. बैरक्स का मतलब होता है जहाँ पे आर्मी वाले जो है जिनके पीछे रहकर खुद को डिफेंड करते हैं और सामने वाले पे अटैक भी कर सकते हैं. तो बैरक्स बने हुए हैं, इसका मतलब कि ज़रूर वहाँ पे सोल्जर्स के रहने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो में आई पांचों चीज़ें. पहले कंस्ट्रक्शन, फिर Yes, रोड्स, sir. ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स. तो ये हुआ मोहनजोदारो का कंप्लीट. सेकंड टाउन जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है 1921 में हड़प्पा जो मिला था. अगेन ब्रिटिशर्स तो वही थे, सर जॉन मार्शल, कॉलोनल मैक, और इंडिया का भी वही एक था, दयाराम सैनी. इन्होंने मिलके 1921 में, और उसके बाद 1922 में मोहनजोदारो मिला था. तो 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले थे. वेरी एंशियंट रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम Montgomery in Punjab district near Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from Rappar in Himalayan regions, Amalgapur at Meerut, Uttar Pradesh, Kalimangan in Rajasthan, Lothal at Dolka in Gujarat, Deshalpur, Sikrapur in Kutch, Dolvira, Rangpur near Limdi in Saurashtra, श्रीनाथगढ़ नियर गोंडल एंड कुंतसी नियर मोरबी एंड सोमनाथ. तो इन सभी जगहों से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिल चुके हैं. द रीजन्स ऑफ सप्त सिंधु रिवर इन अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर. ठीक है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो सप्त सिंधु रिवर के आसपास इनकी सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर स्टार्ट हुआ. सो इस कल्चर को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. इट्स रिमेन्ड वर फर्स्ट फाउंड फ्रॉम ऑल हड़प्पा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन. कॉपर के भी इसमें वेपन्स मिले थे, स्टोन वेपन्स भी मिले थे, इसलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं. टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक. इसकी भी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी. Its granaries and forts were remarkable. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. ठीक है, कुछ गहने वगैरह भी मिले हैं. इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी ऑर्नामेंट्स पहनने के बहुत शौकीन हुआ करते थे. फिर आता है डोलवीरा टाउन. A huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 km away from Dolvira village at Khadri Bet in vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 km away from Bhuj. डोलवीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर और भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर ये टाउन हमें उसके कुछ रिमेन्स मिले हैं. Archaeological Department of Gujarat surveyed this heap of ruins. After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990. पहले गुजरात के लोगों को, गुजरात के सर्वे डिपार्टमेंट को ये मिला था. उसके बाद हमारे इंडिया नेशनल लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको टेक ओवर किया. 1990 में. Special task of excavation was carried out under the guidance of रविंद्र सिंह बिष्ट. ठीक है, इसकी लीडरशिप दी गई रविंद्र सिंह बिष्ट को. Remains at Dolvira palaces and main walls of town were painted with white color. Such fortified walls encircling the town suggest strong security. इस टाउन के आसपास बड़ी बड़ी वॉल्स बनी हुई थी, जो बताता है कि ये लोग अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न थे और एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी उन्होंने बना के रखी थी. दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स. ये जो चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स की बनी हुई थी.
Potable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here which is not made available to all even in modern age. Potable water यानी पीने लायक पानी यहाँ पे अवेलेबल था. प्रॉपर सिस्टम वाटर प्योरिफिकेशन का वहाँ पे उन्होंने लगा के रखा हुआ था. और ऐसा सिस्टम तो आज भी हमारे पास मॉडर्न एज में भी कई सारे गांवों तक हम ऐसा सिस्टम नहीं पहुंचा पाए हैं जो उन लोगों ने बना लिया था. चौथा है लोथल. So Lothal is situated in Dolka Taluka of Ahmedabad district. Dolka is a place between two rivers, Bogavo and Sabarmati. It is 18 km far from Bay of Khambat, from where 3 layers of human habitat were found. ठीक है, एक्सकेवेशन के टाइम पे हमें 3 layers of human habitation मिली है. मतलब 200 साल पहले एक अलग टाउन था, उससे 200 साल पहले एक अलग टाउन था. सो ऐसी 3 layers मिली हैं हमें ह्यूमन हैबिटेशन की. A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town, and this is a unique feature of Lothal. यहाँ पे एक बहुत अच्छा डॉकयार्ड बना हुआ था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, शिप्स को पार्क करने के लिए एक तरीके से. ठीक है, शिप्स जो हैं वो यहाँ पे आके रुक सकती थी ड्यूरिंग द हाई टाइड्स के टाइम पे वो लोग यहाँ पे आ जाते थे और यहाँ पे आके अपनी शिप्स रोक के वेट करते थे कि कब हाई टाइड्स ख़त्म होंगी. और यही एक यूनिक फीचर है लोथल का. सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. तो अगर ये डॉकयार्ड्स बना हुआ है और उसके आसपास शॉप्स वगैरह भी बने हुए हैं, स्टोरेज शॉप्स, इससे पता चलता है कि शायद उस टाइम पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ से हुआ करता था. So this suggests that Lothal might be rich and prosperous part of India. This is a matter of great pride not only for Gujarat but also the history of India. ठीक है, ये सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड करने की बात है कि हम उस टाइम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शिप्स के थ्रू किया करते थे. चलो, मौर्यन आर्ट. ये जो टाउन प्लानिंग के थे वो ख़त्म हो गए. 4 टाउन्स थे, मोहनजोदारो, उसके बाद आया हरप्पा, तीसरे पे आया डोलवीरा और चौथे पे लोथल. अब आते हैं मौर्यन आर्ट. मौर्यन आर्ट की सबसे फेमस, रीजन उन्होंने कहा अभी 5 मिनट में रीजन बोल रहा है. हाँ हो जाना, 5:30 तक लेक्चर होगा आज. सर वापस न्यू लिंक होगी तो आप सेंड करना ना. हाँ, न्यू लिंक भेजूँगा. Mauryan art stupa, an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box, is known as stupa. Mauryan art का सबसे फेमस जो चीज़ है वो है स्तूपा. उसमें उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड बुद्धा की जो चीज़ें होती है वो एक बॉक्स में रख के उसके चारों तरफ एक मंदिर जैसा बना लेते हैं और उसको स्तूपा कहते हैं. उसकी डिज़ाइन जो है वो थोड़ी सी एक ओवल शेप होती है. तो किंग अशोका ने 5 स्तूपास बनाए थे, 5 फेमस स्तूपास. पहला स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरट, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूपा ऑफ देवनेमोरी इन गुजरात. उसके अलावा मौर्यन लोगों ने चैत्य, विहार, मठ भी बनाए थे. द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. किंग अशोका ने बहुत अच्छे से बुद्धिस्ट रिलीजन को थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रॉस्पर बनाया था, आगे बढ़ाया था और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को भी बढ़ावा दिया था. बुद्धिस्ट रिलीजन में केव्स, विहार्स और चैत्यस और स्तूपास हुआ करते हैं. स्तूपा ऑफ सांची, तो देखो डिज़ाइन दिख रहा है स्तूपा ऑफ सांची का. ओवल शेप होता है, पूरा एक हेमिस्फीयर शेप. ठीक है, इसके अंदर सेंटर में बुद्ध भगवान के कुछ रिमेन्स
किसी स्तूपा में उनका दांत रखा हुआ होता है, किसी स्तूपा में उनके कुछ बाल रखे होते हैं, किसी स्तूपा में उनके कुछ नेल्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके जो रिमेन्स हैं इस तरीके से उन्होंने हर जगह पर रखे हुए हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। Stupa of Sanchi, the Sanchi Stupa was built during Mauryan period. It is situated in Madhya Pradesh. The original Stupa of Sanchi was made of bricks. ठीक है, ब्रिक्स का बना हुआ था, लेकिन अब उसे थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्न बना दिया गया है। पहले के कंपेयर में इसकी साइज़ अब डबल कर दी गई है। मतलब पहले आधी साइज़ का हुआ करता था, अब उसके कंपेयर में डबल साइज़ हो चुकी है। दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज़ प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का ये। देखो, कोई भी स्तूपा बनता है तो उसमें 4 चीज़ें होती है। एक होता है हर्मिका। द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड हर्मिका। देखो यहाँ पे मैं हर्मिका पे ब्लू लाइन मैंने की है। जो ओवल शेप है उसके आसपास की जो लाइनिंग है, ठीक है, चारों तरफ जो सर्कुलर लाइनिंग है, देखो आप पूरा यहाँ से ऐसे देख पा रहे हो, ब्लू कलर जो मैंने किया, ये पूरी एक हर्मिका है। इस पार्ट को हर्मिका कहते हैं। फिर आता है मेदी। तो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा इज नोन एज मेदी विच इज़ यूज फॉर प्रदक्षिणा। ठीक है, तो अब उसके पीछे एक एलिवेटेड पाथ होता है जहाँ पे उस चारों तरफ उसके भगवान के जो भी रिमेन्स है उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा की जाती है, उसको मेदी कहेंगे। प्रदक्षिणा पथ, तो अगेन ये जो पाथ है जिसके चारों तरफ ये प्रदक्षिणा की जाती है उसको प्रदक्षिणा पाथ कहेंगे। प्रदक्षिणा हमेशा ऐसे की जाती है कि जिस चीज़ की प्रदक्षिणा कर रहे हो वो हमेशा आपके राइट साइड पे रहनी चाहिए।